हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम पोषवीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं और लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। जिस तरह से नारी युग्मकोद्भिद बनता है, फिर उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद बनता है। इसके पश्चात इसमें परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया के पश्चात द्विनिषेचन त्रिक संलयन होता है। इसके बाद भ्रूणपोष का विकास होता है और फिर उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। तो ये प्रक्रिया एक क्रम से चलती है। अब हम पढ़ेंगे इस अंतिम प्रक्रियाओं के बारे में। तो इसमें बीज का निर्माण होता है, अर्थात बीज का विकास कैसे होता है। बीज का परिवर्धन या निर्माण। देखिए, आवृतबीजी पादप जो होते हैं उनको बीजीय पादप भी कहते हैं। और आवृत इस शब्द इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो बीज बनता है ये अंडाशय के अंदर, यानी अंडाशय से फल बनता है, फल के अंदर उपस्थित रहता है, यानी घिरा हुआ रहता है, नग्न अवस्था में नहीं रहता है। इसीलिए इन पादपों का नाम आवृतबीजी पादप रखा जाता है। देखिए, ये जो बीज हैं, इस बीज का विकास होता है बीजांड से, अर्थात ओव्यूल से होता है। ये जो बीजांड है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उसके पश्चात ये बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें निषेचन नहीं होता है, तो उनमें बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं होती। लेकिन देखिए, बीजांड में से बीज का बनना, बीजांड से बीज विकसित होना। बीजांड की संरचना इस प्रकार की होती है और उस संरचना में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं और बीज का निर्माण हो जाता है। देखिए, इसमें ये अध्यावरण है। एक तो होता है अंत अध्यावरण, इनर इंटेगमेंट। एक होता है बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगमेंट। ये जो बीजांड का हमने प्रकार बना रहे हैं, ये लगभग 82% पादपों में जिस प्रकार के बीजांड होते हैं, जिनको हम प्रति प्रकार के बीजांड कहते हैं, वो बीजांड है। तो इसमें ये तो होता है बाह्य अध्यावरण और ये है अंत अध्यावरण। ये बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूणकोष है, जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसमें यहां ये प्रारंभ में, देखिए, हम निषेचन से पहले की बात करें तो निषेचन से पहले यहां पर ये सहायक कोशिकाएं होती हैं और यहां अंड कोशिका है। 3 प्रतिमुखी कोशिका होती हैं और एक ध्रुवीय कोशिका होती है। ये पूरी संरचना जो है वो है मादा युग्मकोद्भिद। ये जिस संरचना से बीजांड व्रंश से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं हाइलम, नाभिका। और ये है बीजांड व्रंथ, फ्यूनिकल।
और ये है बीजांड द्वार। देखिए ये कई बार हम पहले भी बना चुके हैं इस बीजांड की संरचना, क्योंकि इसी संरचना में चेंज होते हैं। तो जब निषेचन हो जाता है तो इस निषेचन के पश्चात यहां इसमें एक तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है और इसमें भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो इस संरचना से बीज का निर्माण होता है। तो जब बीज का निर्माण होता है तो बीज से क्या क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए इसमें ये जो बाह्य अध्यावरण है, अध्यावरण, ये बीजांड से बीज में परिवर्तन, बीजांड से बीज में परिवर्तन, अर्थात ये बीजांड जब बीज में बदलता है तो ये जो बाह्य अध्यावरण है ये बन जाता है बाह्य बीज चोल, बाह्य बीज चोल बना लेता है और इसे टेस्टा कहते हैं, टेस्टा, बाह्य बीज चोल। यहां ये जो अंत अध्यावरण है, इस अंत अध्यावरण से बन जाता है अंत बीज चोल। इसको टैगमैन कहते हैं, टैगमैन, अर्थात ये बीज के आवरण है। बाह्य आवरण टेस्टा, अंत अध्यावरण या अंत बीज चोल क्या कहलाएगा, टैगमैन। तो ये दोनों बीज आवरण जो किससे बने हैं, अध्यावरण से। इसके अलावा इसमें जो बीजांड ग्रंथ है ये बीजांड ग्रंथ बन जाता है बीज ग्रंथ, अर्थात बीज का ग्रंथ हो जाता है, बीज का ग्रंथ बन जाता है। यहां ये जो है नाभिका, ये उसी प्रकार की रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी बीज के अंदर भी नाभिका के रूप में ही रहती है, नाभिका। तो एक प्रकार से चेंज हो गया, बीजांड से बीज के रूप में परिवर्तित होने के दौरान। इसके अलावा देखिए इसमें ये जो अंडा, ये जो मादा युग्मकोद्भिद है, इसमें प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी क्योंकि 3 है तो इसलिए कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, यानी इनका आगे कोई रोल नहीं है। इसी तरह से सहायक कोशिका, ये जो 2 सहायक कोशिका हैं, सहायक कोशिका, ये भी एक प्रकार से अपभंसित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इनका भी, क्योंकि ये तो निषेचन के दौरान ही अवघटित हो जाती है। अब आता है कि ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका जो कि मादा युग्मकोद्भिद है, देखिए ये अंड कोशिका जब निषेचन हो जाता है, यानी एक नर युग्मक आकर के और अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है, तो इससे युग्मनज बन जाता है और उस युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। अर्थात ये जो है अंड कोशिका, इससे भ्रूण का विकास होता है। साथ में ये जो ध्रुवीय या द्वितीयक कोशिका, ये जो 2 केंद्रकों वाली कोशिका है, इसमें त्रिक संलयन की जो क्रिया होती है, तो उस
अतिरिक्त संलयन की क्रिया से ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेती हैं और इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास हो जाता है। भ्रूणपोष अर्थात ये बीज के अंदर उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान अगर ये पूरा भ्रूणपोष अगर उपयोग में ले लिया है तो बीज के अंदर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं रहेगा। तो इस तरह से यहां एक परिवर्तन हो रहे हैं, बीजांड से किसमें परिवर्तन हो रहे हैं, बीज में परिवर्तन हो रहे हैं। अब हम देखें कि एक बीज की संरचना किस प्रकार की है, बीज में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अब देखिए बीज की संरचना को, क्योंकि बीज जो है एक तो होते हैं एक बीज पत्री और एक होते हैं द्विबीज पत्री। ये अब देखिए इसमें यहां ये टेस्टा है और ये टैग, और यहां इसमें ये बीज पोर या छिद्र बन जाता है। अब देखिए इसको अगर हम यों करके देखें तो इसमें ये तो है बीज पत्र, ये है प्रांकुर और ये है मूलांक। ये पूरी जो संरचना है इसको कहते हैं भ्रूणाक्ष। तो एक तरह से यहां हम देख रहे हैं कि बीजांड जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, बीज में परिवर्तित होता है। देखिए यहां कुछ और चीजें अब बाद के रूप में हम देख सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ पादपों में ये जो बीजांड के अंदर जो बीजांड काय है, बीजांड काय जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, ये बीजांड काय नष्ट हो जाता है सामान्य रूप से अधिकांश पादपों में, लेकिन कुछ पादपों में ये बीजांड काय बीजांड काय या न्यूसेलस उपस्थित रह जाता है। तो ऐसा काली मिर्च के अंदर आप देख सकते हैं जहां पूरा बीजांड काय खत्म नहीं हुआ, न्यूसेलस उपयोग में नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में यहां शेष जो रह जाता है उसको परिभ्रूणपोष कहते हैं, परिभ्रूणपोष। समझ रहे हो ना बात को, कि पूछा जाता है परिभ्रूणपोष क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सामान्य रूप से कुछ पादपों के बीजों में भ्रूण के यानी बीज के निर्माण के दौरान बीजांड काय वाला भाग एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, तो उस संरचना को हम कहते हैं परिभ्रूणपोष, पेरी एंडोस्पर्म, जो कि काली मिर्च के अंदर होता है। काली मिर्च में ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इसी तरह से कुछ पादपों में जैसे लीची है, लीची इनमें क्या होता है कि बीजांड के चारों ओर एक मासल संरचना का निर्माण हो जाता है
और उस मांसल संरचना को खाने के लिए काम में लाया जाता है। तो ऐसी जो संरचना होती है जिसे कह सकते हैं कि गूदेदार संरचना, तो वो एरिल कहलाती है। एरिल, ये भी पूछा जाता है एरिल क्या है, तो आप कहेंगे बीजांड के ऊपर की ओर जो मांसल गूदेदार संरचना जिसे खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे एरिल कहते हैं, और ये किसमें पाई जाती है? लीची के अंदर पाई जाती है। इसी तरह से एक U4VAC, U4VAC कुल के पादप। U4VAC कुल में जैसे कस्टर्ड है, अरण जिसको कहते हैं, ऐसे पादपों में इनके अंदर क्या होता है कि बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद रंग की संरचना बन जाती है जिसे कैरेंकल कहते हैं। कैरेंकल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आरंडी के अंदर। देखा होगा प्लग जैसी इस तरह की संरचना पाई जाती है। तो ये इसी प्रकार से कुछ एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें भी प्लगनुमा संरचना बन जाती है, तो उसको कहते हैं ऑपरनुमा। एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री पादप, ऑपरकुलम। तो देखिए इस प्रकार से यहां हम ये विशेष संरचनाएं पढ़ रहे हैं कि कुछ पादपों में क्या होता है कि इस बीजांड काय के शेष रह जाता है, तो उससे परिभ्रूणपोष संरचना बन जाती है, जैसे काली मिर्च में बन जाती है। कुछ पादपों में बीजांड के चारों तरफ एक संरचना बन जाती है मांसल, जिसे लीची एरिल कहते हैं, लीची में होता है। U4VAC कुल के पादप जैसे अरंड वगैरह है, अरंडी, इसमें कैरेंकल नाम की संरचना, अंडी में देखोगे बीज के ऊपर एक सफेद सी इस तरह की संरचना होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में प्लग जैसी संरचना बन जाती है, तो उसको कहते हैं ऑपरकुलम। तो ये विशेष संरचनाएं हैं जो बीजों के अंदर देखी गई हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये बीज जो होते हैं, ये भ्रूणपोष जो है, ये बीज के अंदर उपस्थित है अथवा नहीं, इस आधार पर बीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसकी अगर उपस्थिति है और अनुपस्थिति, क्योंकि अलग अलग वर्ग के पादपों में इसको अलग अलग तरीके से देखा गया है, तो इस आधार पर बीज जो है वो दो प्रकारों में बांटे गए। भ्रूणपोष की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार। देखिए एक तो प्रकार होता है बीज पत्रों की संख्या के आधार पर। तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, तो अगर जिन बीजों में बीज पत्र एक होता है तो उनको एक बीजपत्री पादप कहते हैं। जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, एक बीजपत्री पादप है। एक दूसरे वो पादप होते हैं जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं, तो उनको द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। जैसे चना है, मटर है, सोयाबीन है, ये द्विबीजपत्री पादप है। लेकिन यहां हम बीजों का जो प्रकार बता रहे हैं वो किसके आधार पर? भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर। तो देखिए एक तो होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज, ए शब्द लग रहा है अर्थात भ्रूणपोष नहीं है, इनको हम कह सकते हैं गैर
एल्ब्यूजिनेज, गैर एल्ब्यूजिनेज, या गैर एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हैं, गैर एल्ब्यूमिनस बीज। देखिए ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। एक बार फिर सुनिए, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण का जब विकास होता है तो संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है, यानी उपयोग कर लिया जाता है, और बीज के अंदर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसे बीज जो है वो क्या कहलाते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। अर्थात जिनमें भ्रूणपोष की उपस्थिति नहीं होती है। समझ रहे हो इस बात को? यानी उपस्थिति क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका उपयोग कर लिया गया है। किसके दौरान? भ्रूण के विकास के दौरान। तो ऐसे बीज तो क्या कहलाएंगे? अभ्रूणपोषी। अर्थात इनके अंदर जो है भ्रूणपोष संचित नहीं होता है। तो जैसे मटर है, चना है, मूंगफली है। अब देखिए, को देखने से तो ऐसा लगता है इनमें भोजन संचित है, तो वो एक प्रकार से भ्रूणपोष नहीं है, वो बीज पत्रों में संचित भोजन है। देखिए यहां दूसरे होते हैं भ्रूणपोषी बीज, एल्ब्यूमिनस बीज। देखिए भ्रूणपोषी बीज है, नाम से क्लियर हो रहा है। इस प्रकार के बीजों में जब भ्रूण का विकास होता है उस समय संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता है, अर्थात भ्रूणपोष जो है वो सुरक्षित बचा हुआ रहता है। अर्थात जिनमें भ्रूणपोष संचित रहता है, यानी उपस्थित रहता है। और वो उपस्थित क्यों रहता है? क्योंकि उपयोग पूरा हुआ ही नहीं, कुछ बच गया है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, ये सब एक बीजपत्री पादप हैं। इन पादपों में ये भ्रूणपोष की उपस्थिति होती है, तो इसलिए इनको कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, तो यहां हमने भ्रूण के बीजों के बारे में पढ़ा कि बीजों का परिवर्धन कैसे होता है, तो आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर बात को रिपीट कर देता हूं। देखिए बीज का जो परिवर्धन है, ये परिवर्धन बीजांड से होता है, निषेचन के पश्चात होता है। इसमें कई परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तनों में बीजांड का जो अध्यावरण है, उन अध्यावरणों से बीज के आवरण बन जाते हैं, जिनको टेस्टा और टैगमेन कहते हैं, और दोनों को मिलाकर के बीज कवच कहते हैं, यानी सीड कोट। और इसमें बीजांड का जो व्रंत है वो बीज व्रंत बन जाता है। नाभिका में कोई परिवर्तन नहीं होता, बीजांड का जो बीजांड द्वार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे वैसे बने रहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो भ्रूणकोश है, उस भ्रूणकोश में जो संरचना कोश का है, अंडकोश का, उसमें निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज से
भ्रूण का विकास हो जाता है, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। और जो इसमें द्वितीय कोशिका होती है, उस द्वितीय कोशिका के अंदर जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, उससे त्रिक संलयन की क्रिया से, तो उससे भ्रूणपोष का विकास हो जाता है। तो इस तरह से ये बीज के अंदर भ्रूणपोष आदि संरचनाएं बन जाती हैं और ये बीज अंडाशय के अंदर ही विकसित होता रहता है। और उस अंडाशय से हम आगे की पढ़ेंगे कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो देखिए यहां बीज इस भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के हैं। एक है अभ्रूणपोषी बीज। देखिए नाम से अभ्रूणपोषी, अर्थात जिसमें भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है और यहां भ्रूणपोष की उपस्थिति नहीं है। तो ऐसे ये जो है ये अधिकांश ये जो द्विबीजपत्री पादप डाइकॉट्स हैं ज्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं सभी द्विबीजपत्री, कुछ अब बाद में हो सकते हैं। इसी तरह से ये जो है वो एक बीजपत्री पादप मोनोकॉट्स हैं, एक बीजपत्री पादप। ठीक है, तो यहां भ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष की उपस्थिति होती है और यह भ्रूणपोष जो होता है, इस भ्रूणपोष का उपयोग बीजों के अंकुरण के समय होता है। साथ में ये भोजन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने आवृतबीजी जो पादप है उसमें बीज का परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, अब इस बीज के बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें फल का परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं और आप इसको समझ करके और नोट करेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं।